हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 13 चैप्टर जो है RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 22 के लिए और बाकी सारी RPSC और RSM SSB की एग्ज़ाम्स के लिए। और ये कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का। और इसके लिए मैं प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की ये वाली बुक इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर ज्वाइन कर लें। जो आप इस लोगों के साथ सर्च करेंगे तो आपको प्रोफाइल पिक्चर पे ये लोगो दिख जाएगा। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कोई भी आप रिव्यू या सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो यू आर ऑल वेलकम। और आप ये हमें भेज सकते हैं अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पे। आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि मुझे किसी सोर्स से ये पता लगा है कि 5 जून के करीब आपका जो जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर में इसका एग्ज़ाम होना लगभग लगभग तय है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि ये एग्ज़ाम थोड़ा अक्टूबर तक खिंच जाए। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है जहाँ से मेरे को पता लगा है, उन्होंने मुझे बताया कि 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो भी डेट इन पे फॉर्म भरने की रहेंगी आप उसके बाद फॉर्म भर के और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि ये टाइमली एग्ज़ाम हो रही है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको अब बगैर देरी किए हुए, जब आपको पता लग रहा है कि नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है, तो आपको बगैर देरी किए हुए इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने फ्यू पढ़ लिया था, ए फ्यू पढ़ लिया था और द फ्यू हम कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा हो सकता है 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन 30 मिनट से 40 मिनट्स तक लगभग ये वीडियो हो सकती है। और साथ में आज जो हमारा है वो डिटर्मिनर का पूरा भी जितना भी चैप्टर है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिटर्मिनर एंड आर्टिकल वाला जो चैप्टर है वो हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हमें पढ़ना है मैनी के लिए, MANY। तो मैनी के रूल क्या बोलता है उसको हम देखते हैं। मैनी इंडिकेट्स दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विदाउट बीइंग वेरी प्रिसाइज। ठीक है, वो क्या बताता है कि बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ें हैं, लेकिन वो प्रीसाइज नहीं बताता है। प्रीसाइज का मतलब है एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि नंबर में कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। वो इस सबको नहीं बताएगा, वो सिर्फ अंदाज़ा बताएगा कि कोई चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल, देयर वर मैनी पीपल इन द हॉल। जो हॉल था उसमें कई सारे लोग थे, तो मैंने यहाँ पे किसकी तरफ इशारा करेगा कि ज़्यादा की तरफ इशारा करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, LANGUAGES। तो मैनी डिफरेंट, बहुत सारी अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस वो बोल लेता था, ऐसा किसी व्यक्ति के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी टीचर्स टीच फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, ना कि पैसे के लिए, ना किसी प्रोफेशन के अंडर में हो गया। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है पढ़ाना और पढ़ना। ये इस सबके एग्जाम्पल हो गए। मैनी के हमने देख लिया। अब मैनी को हम यूज़ कर सकते हैं किस में, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव अर्थ देने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे कि कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है ये बताने के लिए। ठीक है, तो उन सेंटेंसेस में कैसे लिखा जाएगा इनको वो देखने की हम कोशिश करते हैं। पहला हम लिखते हैं, देयर देयर आर नॉट मैनी
teachers like him left। तो इसका मीनिंग रहा कि उसके जैसे टीचर्स अब बहुत कम रहे हैं। नॉट मैनी का मतलब क्या हो गया, मैनी मतलब ज़्यादा, और नॉट यहाँ पे इससे पहले लगा दिया तो नहीं, तो बहुत ज़्यादा टीचर्स ऐसे बचे नहीं हैं उसके जैसे। ऐसे टीचर्स जो सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, जैसा हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, तो उसका अंदाज़ा करके मैं यहाँ पे इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स, उसके जैसे जो टीचर्स हैं, अच्छे जो टीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा दुनिया में अब बचे नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा। इसके अलावा क्या है, मोस्ट के यूज़ के बारे में बात करते हैं। मोस्ट भी ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा का मीन मतलब क्या होता है, नियरली ऑल। नियरली ऑल का मीनिंग क्या है कि जैसे 100 लोग हैं तो उसमें से लगभग 95 लोग, मतलब ज़्यादातर। तो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग क्या निकला, ज़्यादातर, ठीक है, नियरली ऑल। अब इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सेंटेंस में किसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट पीपल रिकवर बट the disease, DISEASE, but the disease can be fatal। fatal मतलब जो जान ले सकता है, जानलेवा जो होता है, ठीक है। मोस्ट पीपल रिकवर, ज़्यादातर लोग जो क्या हैं वो रिकवर हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों की तबीयत वापस से सही हो जाती है, रिकवर हो जाते हैं। बट द डिजीज़ कैन बी फैटल, लेकिन जो ये डिजीज़ है वो जानलेवा है। जैसे कि कोरोना के बारे में बात करते हैं, कोरोना से ज़्यादातर लोग सही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की उससे डेथ हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं, बट द डिजीज़ कैन बी फैटल, लेकिन जो ये डिजीज़ है ये क्या है, जानलेवा डिजीज़ है। एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, सॉरी। मोस्ट फार्मर्स, FARMERS, मोस्ट फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड मेथड्स, यूजिंग द ओल्ड मेथड्स, ठीक है। कि आज के समय में भी मोस्ट फार्मर्स, ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं क्या करते हैं आज के समय भी, स्टिल अभी भी यूजिंग द ओल्ड मेथड्स, पुराने मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए और हल जोतने के लिए, इस सब के लिए। जैसे ट्रैक्टर की जगह अभी भी बैलों का यूज़ कर रहे हों, इरिगेशन के लिए कैनाल्स, और उसकी बजाय वो क्या कर रहे हैं, कुएं से ही पानी निकालते हैं, या इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। मतलब पुराने जो मेथड्स हैं उसके लिए ही, उनको ही यूज़ करते हैं फसल उगाने के लिए। तो ये इसका मीनिंग निकला, मोस्ट फार्मर्स मतलब ज़्यादातर फार्मर्स। नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ईदर, ठीक है। ईदर में क्या है, ईदर इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। ये दो चीज़ों को के लिए यूज किया जाता है, टू थिंग्स, बट यूजुअली इंडिकेट दैट ओनली वन ऑफ द टू इज इन्वॉल्व। और ये इसकी तरफ इशारा करता है कि दो में से कोई एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, मतलब दो में से कोई चीज़ इन्वॉल्व है, मतलब दो में से कोई एक चीज़ ने काम किया है। वेन इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट का पार्ट होता है, इधर जो सब्जेक्ट का पार्ट अगर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ए क्लॉज, द वर्ब इज इन द सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब लगाई जाएगी उस कंडीशन में, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और ये बिल्कुल बात सही है, दो में से जब आप किसी एक को ही चूज कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि सिंगुलर चीज़ के लिए सिंगुलर वर्ब लगना तय है। जैसा कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी। तो इस तरीके से ये रहेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नो आर्ग्यूमेंट could move either old gentleman from this decision।
इसमें बोला गया है कि आप कितने ही आर्गुमेंट कर लें, ठीक है, कितनी ही दलील पेश कर लें, लेकिन उसका क्या फर्क नहीं पड़ेगा, नो आर्गुमेंट कुड मूव, वो उनको मूव नहीं कर पाएगा। ईदर ओल्ड जेंटलमैन, दोनों में से, दोनों वृद्ध व्यक्तियों में से किसी एक पे भी वो असर नहीं करेगा। फ्रॉम दिस डिसीजन, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है, उसमें उन्होंने जो फैसला तय कर लिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये रहेगा, नो आर्ग्यूमेंट कुड मूव ईदर ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम दिस डिसीजन, इस डिसीजन से किसी भी, दोनों में से किसी एक को भी हटाया नहीं जा सकता है, उनका जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। तो इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट, अब ईदर का यूज और किस तरीके से हो सकता है, EITHER, ईदर का यूज इस तरीके से हो सकता है, कैन मीन बोथ ऑफ द टू थिंग्स, दोनों के बारे में बात कर सकता है, ठीक है, दोनों में से दोनों मतलब दोनों ही। स्पेशली व्हेन इट इज यूज्ड विद एंड साइड, जब इन दो शब्दों के साथ उनको यूज किया जाए। कौन से दो शब्द, एंड, पहला शब्द एंड और दूसरा शब्द साइड, मतलब किसी चीज के दोनों तरफ और या किसी चीज के दोनों छोरों की ओर जब बात करते हैं, किसी, जैसे रस्सी के दोनों छोर की बात करेंगे तो एंड आप उपयोग करते हैं, रस्सी के छोर के बारे में जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में बोथ का यूज किया जाएगा कि दोनों छोरों से किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जैसे हम ले लेते हैं सड़क के जैसे दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं, तो दोनों ओर की बात हो रही है, दोनों साइड्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल्स में ईदर का यूज किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी क्या आएगा, सिंगुलर वाली वर्ब इसमें आती है, क्योंकि दोनों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक एक के लिए अलग अलग एंटिटी में वो बात करता है। दोनों साइड मतलब एक साइड भी और दूसरे साइड भी, ऐसा उसको, उसका सेंस निकलता है, इस वजह से इसको इस तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टूड, STOOD, दे स्टूड ऑन ईदर, अब यहाँ पे इधर का मीनिंग क्या निकल रहा है, बोथ मतलब दोनों साइड, ईदर साइड ऑफ द बेड, ईदर साइड ऑफ द बेड, ठीक है, वो दोनों जो हैं वो बेड के दोनों साइड में खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति एक साइड और दूसरा व्यक्ति दूसरी साइड। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन टच ईदर एंड ऑफ द रोप, तुम रस्सी के दोनों छोरों को पकड़ सकते हो, इधर मतलब बोथ, तुम रस्सी के दोनों छोरों पकड़ सकते हो, इस तरीके से रहेगा। मैं पिछली स्लाइड से कुछ आपको बताना चाह रहा था शायद, हाँ, आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था, इस वर्ड के बारे में मैं बताना चाह रहा था। आर्ग्यू की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं वो होती है ARGUE, लेकिन आर्ग्यूमेंट जब हम लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग रहेगी ARGUMENT, मतलब यहाँ पे यू के बाद ई जो है वो आर्ग्यूमेंट लिखते समय उसकी स्पेलिंग में से हट जाएगा। आर्ग्यू जब आप करेंगे तो ये वाली स्पेलिंग रहेगी, आर्ग्यूमेंट जब आप लिखेंगे तो उसमें ई का उपयोग आप नहीं करेंगे। इस तरीके से एक जनरल बात है, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, मच और वेरी मच के बारे में बात कर लेते हैं, मच एंड वेरी मच। ओके, अब सबसे पहले मच के बारे में बात करते हैं। मच किसके बारे में बताता है, लार्ज अमाउंट के बारे में बताता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ होती है, लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे हमने देखा था, मैनी को देखा था, मैनी जो है वो काउंटेबल्स के साथ यूज किया जाता है, मतलब जिन चीज़ों को हम गिनती में गिन सकें, 1 2 3 4 5 6 जिस तरीके से। लेकिन मच अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जा सकता है, मतलब जिन चीज़ों को हम तोलते हैं, ठीक है, या जिन चीज़ों को हम नापते हैं, या जिन चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा या कम उसको सिर्फ बता सकते हैं, गिनती उनकी तय नहीं कर सकते, अगर वो कम मात्रा में भी हो तो भी उसको तय नहीं कर सकते हैं गिनती को। एब्स्ट्रैक्ट्स के साथ ये यूज़ किया जा सकता है, तो ये मच का इस तरीके से यूज़ करते हैं हम, ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होगी लेकिन वो अनकाउंटेबल चीज़ रहेंगी, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, ठीक है, प्यार, नफरत, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जिनको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिनती में नहीं गिन सकते, तो ऐसी चीज़ें अनकाउंटेबल हो जाएंगी। जैसे डू यू वॉच मच टेलीविज़न, टेलीविज़न को मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ टेलीविज़न, क्या तुम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। मच जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव रहेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंसेज में उसका यूज किया जा सकता है मच का। जैसे अफर्मेटिव हमने ऊपर देख लिया, इंट्रोगेटिव था, और वो ही अफर्मेटिव का ले सकते हैं, यू वॉच मच टीवी, ऐसा आप उसको कर सकते हैं फुल स्टॉप लगा के लास्ट में। नेगेटिव का हम देख लेते हैं, ही डिड नॉट स्पीक मच इंग्लिश, वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलता था, मतलब कम बोलता था। डिड नॉट लग गया, नॉट लग गया तो नहीं, और मच का मतलब हो गया ज़्यादा, तो मतलब ज़्यादा नहीं, तो वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलता था। तो इस तरीके की इसका मीनिंग निकल गया, मतलब बहुत कम बोलता था। ज़्यादा और नहीं को जब आप प्लस करोगे तो मतलब निकलेगा बहुत कम। तो इस तरीके से ये रहेगा। नेक्स्ट वेरी मच को हम देख लेते हैं, वेरी मच के बारे में क्या है। VERYMUCH, वेरी मच के बारे में क्या बात हो रही है। वेरी मच जो है वो सिर्फ नेगेटिव्स में यूज किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज किया जा सकता है। आई डोंट हैव मच शुगर, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, आई डोंट हैव मच शुगर, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा शुगर नहीं है। तो मच जो है, सॉरी मैं यहाँ पे वेरी लगाना भूल गया, आई डोंट हैव वेरी मच शुगर, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेज में ही वेरी मच का आप यूज़ करते हैं। जैसे दूसरा भी एग्जांपल, इसका जो मीनिंग वो निकलेगा, वो क्या निकलेगा, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसका मीनिंग निकलेगा, आई हैव ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या है, बहुत कम मात्रा में शुगर है। अब जैसे आप कहेंगे किसी से कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, आई एम वेरी मच बिजी। तो वेरी मच जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो बहुत ज़्यादा हूँ के लिए नहीं यूज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ के लिए किया जा सकता था। इसका मतलब है वेरी मच को आप सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज करते हैं, ओके। जैसे अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर आप ये लिखें, आई लव यू वेरी मच, तो ये गलत रहेगा, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में लिखेंगे, आई लव यू सो मच, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। दूसरी अभी ऊपर वाली स्लाइड से मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था एक्चुअली, वो थी डोंट और कैन नॉट के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम शॉर्ट में डोंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है, डू नॉट। दूसरा कांट हम लिखते हैं CAN एपोस्ट्रोफी कॉमा और टी लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है, कैन नॉट। अब मज़ेदार बात यह है कि डू नॉट जब आप लिखते हैं, डू और नॉट को अलग अलग लिखते हैं, जब आप कैन नॉट लिखते हैं तो कैन नॉट को एक साथ दोनों को जोड़ के लिखते हैं, इसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा, मतलब मिला के आप लिखेंगे। जैसे डू नॉट हमने लिखा तो डू लिख के स्पेस मार के फिर डू नॉट लिखेंगे, कैन नॉट में ऐसा नहीं होता, CANNOT, इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका रहता है। इसको नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइंग डिटर्मिनर्स, ठीक है, MODIFYING, मॉडिफाई जो कर देते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड डिटर्मिनर्स होंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनको डिटरमाइन मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से वर्ड इनसे पहले लगाए जा सकते हैं, जैसे वेरी हमने लगा दिया, टू हमने लगा दिया, फोर हमने लगा दिया, ठीक है, और सम हमने लगा दिया। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स रहेंगे इनको उससे पहले लगा दिया जाता है, तो वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे एनी, मोर, वर्क, इस तरीके से ये भी होता है। उसके बाद है टू मैनी, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मोर का किस तरीके से यूज़ करेंगे, मोर देन, वांटेड, ऐसे लिखा जा सकता है, मोर देन नीडेड,
टू मच जैसे होता है ऐसे ही हम टू मैनी के साथ टू टू मच भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू फ्यू भी लिख सकते हैं, तो ये कुछ पढ़ जाएंगे। टू लिटिल, टू फ्यू हो गया, इसी तरीके से टू लिटिल भी हो सकता है, टू लिटिल भी लिख सकते हैं आप। वेरी मैनी लिख सकते हैं, वेरी मैनी। ये सुनने में अब अटपटा लग रहा है लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी मैनी हो गया, वेरी लिटिल हो गया। वेरी लिटिल आपने कई बार सुना होगा, तो वेरी लिटिल तो लिखते हैं, इस तरीके से ये रहेगा। वेरी फ्यू भी आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से इनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंसेस देख सकते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे THERE देयर वर टू मैनी MANY मैनी कंपिटिटर्स, COMPETITORS, ठीक है। तो टू का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ये इसको मॉडिफाई कर देता है। They gave too much power to the ट्रेजरी, ट्रेजरी को जो है उन्होंने ज़्यादा ही कुछ पावर दे रखी है। इट इज़ नॉट इनफ, ये रहेगा। इस तरीके से ये हो सकते हैं। अब विच की बात कर लेते हैं। विच को एज ए डिटर्मिनर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। विच एज ए डिटर्मिनर किस तरीके से यूज आएगा, ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आता है, ठीक है। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम में आता है, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, इन सब चीज़ों को इनको काम में किया जाता, यूज़ किया जाता है। जब कई सारी चीज़ होंगी उसमें से आप स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तब आप विच का यूज करते हैं कि कईयों में से किसी एक के बारे में जब आपको कुछ पता करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विच डॉक्टर डू यू वॉन्ट टू सी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन मार्क, विच डॉक्टर डू यू वांट टू सी, तुम किस डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हो या किस डॉक्टर से आप मिलना चाहते हो। विच स्टेशन डिड यू कम फ्रॉम, ठीक है, आप कौन से स्टेशन से आ रहे हैं। तो ये जैसा कि हमने देखा था, डिटर्मिनर नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर, ये हमारा नाउन हो गया, यहाँ पे भी ये हो गया डिटर्मिनर, सॉरी ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, विच एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, और यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज करते हैं। विच जो है उसे हम प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे विच इज योर रूम, विच इज योर रूम रहेगा। अब विच के बाद देखिए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं लगा है, तो विच जो है ये प्रोनाउन का काम करेगा, और इससे क्वेश्चन मार्क के लिए, दोनों ही क्वेश्चन मार्क के लिए यूज किया जाएगा, दोनों तरीके से। लेकिन जब इसके बाद तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन कुछ लग जाता है तो तब वो डिटर्मिनर का काम करेगा, यहाँ पे इसको प्रोनाउन बोलेंगे। इसी सेंटेंस में इसको, तो यहाँ पे तो प्रोनाउन बोलेंगे। अब जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, जैसे विच रूम इज योर्स, तुम्हारा रूम कौन सा है, ठीक है। तो विच रूम जो आ गया यहाँ पे, इसको डिटर्मिनर की तरह यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे इसको प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है ऊपर वाले सेंटेंस से। इस तरीके से ये रहेगा। नाउ विच जो है क्या हो सकता है, पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पार्ट हो सकता है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वो पार्ट हो सकता है, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में प्रपोजिशन को हम यूजुअली क्या करते हैं, एट लास्ट में लिखते हैं, मतलब सेंटेंसेस के लास्ट में यूज करते हैं। जैसे विच चेयर डू यू वॉन्ट टू सिट ऑन, ठीक है, तुम किस चेयर पे बैठना चाहते हो। तो सिट ऑन
तो सिट ऑन चेयर हम लिखेंगे, इसलिए सिट के बाद यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का यूज किया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, विच जो है वो चेयर के बारे में पूछ रहा है, तो इस तरीके से ये रहेगा। नाउ और देख लेते हैं नेक्स्ट, और भी कई चीज़ें, जैसे ए और एन के बारे में बात करते हैं। ए और एन की एक और एडिशनल एक और चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। ए जो ए एन जो है वो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया जा सकता है। कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब जब ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो किसी पर्सन की तरफ इशारा करता है, ठीक है, या उस पर्सन जो क्वालिफाई हो जाता है किसी चीज़ के लिए, मतलब उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बात करके उस पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो डिजर्व करता है उस क्वालिटी का, तो उस कंडीशन में ए और एन का यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, लेकिन वो उस पर्सन के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे मिस्टर घोष इज एन ऑनर, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, मिस्टर घोष ही ऑनर है, ठीक है। ऑनर है मतलब एज ए सम्मान है वो आपकी संस्था के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। मिस्टर घोष इज एन ऑनर टू द टीचिंग, TEACHING, टीचिंग प्रोफेशन, PROFESSION, ठीक है। मिस्टर घोष इज एन ऑनर टू द टीचिंग प्रोफेशन, तो इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस अजय इज एन ऑनर टू द लीगल प्रोफेशन, टू द लीगल प्रोफेशन, PROFESSION। जस्टिस अजय जो हैं वो लीगल प्रोफेशन के लिए एक सम्मान की बात है, ठीक है। लीगल प्रोफेशन में उनका होना सम्मान की बात है, तो इस तरीके से ये रहेगा। एक सेकंड के लिए ब्रेक दीजिए प्लीज़ मुझे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं when each is used after a plural subject it takes a plural verb। जब each जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज किया अगर जाएगा वो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही रहने वाली है। तो ये इस तरीके का नियम हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझ लेते हैं। दे ईच हैव देयर ओन कार, ठीक है। दे क्या हो गया? दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ईच का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ईच हमने अभी देखा था। अब यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? हैव और देयर जो है ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो ये नियम यहाँ पे सेट होता है इस तरीके से, ये इसका नियम रहेगा। प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। दूसरा भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। वी ईच हैव गॉट आर एडमिशन कार्ड, ठीक है। वी प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद ईच हमने लगा रखा है, हैव जो है ये प्लूरल वर्ब हो गई। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम करेंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एवरी के बारे में। एवरी जो होगा, एवरी के बाद हमेशा क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज किया जाएगा एवरी के बाद जब भी आप करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग, ठीक है। क्लास का जो प्रत्येक बच्चा है, एवरी लग गया, उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख लें सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब को ही आप यूज करते हैं, ठीक है।
लास्ट, आज के लिए लास्ट, और हमारे डिटरमिनर और आर्टिकल का जो लास्ट मैं जो रूल बता रहा हूँ वो आप देख लें बस। इसके बाद हमारा जो है आर्टिकल और डिटरमिनर वाला चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैगजीन्स एंड जर्नल्स ये पीरियोडिक्स होते हैं, ठीक है, पीरियोडिकल्स होते हैं। पीरियोडिकल्स मतलब कुछ कुछ समय में आते हैं, जैसे कोई मैगजीन है वो 7 दिन में आती है, कोई 15 दिन में आती है, कोई मंथली आती है, ठीक है, 30 दिन में एक बार आती है। इस तरीके से इनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं, जर्नल्स जो होते हैं, और मैगजीन्स होती हैं, ठीक है। मैगजीन है जर्नल्स नॉर्मली हैव 0 आर्टिकल। इनके बाद क्या लगता है, नॉर्मली 0 आर्टिकल लगता है, मतलब इनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे इंडिया टुडे की जो मैगजीन आएगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेस्ट है, उसके अलावा है पंच, इसके बाद है लाइफ, टाइम, ये टाइम मैगजीन के बारे में शायद आपने सुन रखा हो, टाइम लैंग्वेज। तो इस तरीके से इनके नाम से पहले ये लगेगा। हमने दोस्तों 30 मिनट्स के एवरेज की सारी वीडियोस की हैं, और 13 वीडियोस में हमारा जो आर्टिकल एंड डिटर्मिनर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब लगभग 6.5 आवर्स, 6.5 घंटे में हमारा ये हो गया है, जो कि कोई ज़्यादा समय नहीं है। एवरेज इतना समय इस चैप्टर को समझने में लग जाता है, और ये थोड़ा ज़्यादा हो भी सकता है क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो बहुत डिटेल में पढ़ा है, सब सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की हैं। इसके साथ ही जनरल इंग्लिश के कुछ वर्ड्स का यूज़ हमने देखा है, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, जनरल जो चीज़ें हैं जो आमतौर पर आर्टिकल और डिटर्मिनर, मतलब कोई भी ग्रामर पढ़ते समय जिनको हम नहीं बताते हैं, वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर का हमारा जो चैप्टर है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक चालू करेंगे, वो होगा टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो रहेगी हमारी 14th वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप इतना कंटिन्यूसली और रेगुलरली आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूँ आप अपनी एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेंगे। एक बात मैं वापस से आपको बता देता हूँ, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि 5 जून के आसपास आपका जो जूनियर अकाउंटेंट है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगभग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही डेट मुझे बताई गई है जहाँ से भी मैंने ये पता किया है। वो 5 जून के आसपास वो आ जाएगा। सितंबर या अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाने वाली है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आपने पहले से बेसिक सारे पढ़ रखे हैं तो 3 महीने का टाइम फिर भी चाहिए होता है सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करने का, पढ़ने का, क्वेश्चंस तैयार करने का। तो ये एग्जैक्ट सही समय है अब अपनी तैयारी को चालू कर देने का। इसके बाद अगर आप जितना लेट होते जाएंगे उतना ही पीछे रह जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस हैं आपके लिए, इसके लिए, तो आपको अभी से तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। सारी सब्जेक्ट्स एक एक करके निपटाना चालू कर देना चाहिए, जिसके लास्ट के मंथ में, लास्ट के दिनों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर अपना बढ़ा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच अगेन।